वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर हुआ उसमें से भाषा एवं संस्कृति यानी फाउंडेशन हिंदी के 50 प्रश्नों का सलूशन लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ये जो पेपर है वो 30 मई 2023 को हुआ। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें बीए और बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए पेपर प्रसारित हुआ था। अगर विद्यार्थियों अगर आपकी एग्ज़ाम अभी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपका बहुत काम का हो सकता है, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मैथिली शरणगुप्त रचित राम काव्य परंपरा का ग्रंथ है। तो राम काव्य कौन सा है इनमें से? इनमें से राम काव्य है साकेत। तो पहले प्रश्न का सी उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? तो इनमें से अनग, यशोधरा, रंग में भंग ये सभी हैं। रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। तीसरा प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त के अनुसार मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? प्रश्न रिपीट हुआ है। तो मातृभूमि कविता के अनुसार मातृभूमि ईश्वर की सगुण मूर्ति है। चौथा प्रश्न है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए काव्य पंक्ति में जिसकी सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है मातृभूमि के लिए। तो चौथे का पहला विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरणगुप्त का जन्म कहाँ हुआ? ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये प्रश्न आ गया है सीधा सीधा। ये है चिरगांव में हुआ था, झांसी के निकट है। छठवां प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। अमृत राय उनके बेटे का नाम है। सातवां प्रश्न, प्रेमचंद आरंभ में उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो वे नवाब राय नाम से लिखते थे। ये मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है। और शतरंज के खिलाड़ी नाम से जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी इस बात का उल्लेख किया है। उम्मीद है आपने वो वीडियो भी देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। एनईबी नाम से प्लेलिस्ट में उसमें फर्स्ट ईयर के सारे वीडियो हैं, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और योग एवं ध्यान के चारों से संबंधित। आठवां प्रश्न, मीर और मिर्जा का शतरंज खेलना क्या बताता है? दोनों अच्छे खिलाड़ी थे, मित्र थे। सही है। उस युग में शतरंज खेलना लोकप्रिय था। उस युग के उच्च वर्ग के लोग विलासी थे। तो ये सभी बातें जो हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग शतरंज के खिलाड़ी के हिसाब से सही है। तो 8 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शतरंज खिलाड़ी कहानी आधारित है। ये आधारित है यथार्थवाद पर। बी विकल्प सही है 9वें का। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? सेवा सदन है, निर्मला है, गोदान है, मानस का हंस नहीं है। डी विकल्प सही है 10 का, ये नहीं है। 11वां प्रश्न, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो शरद जोशी का जन्म इंदौर उज्जैन में हुआ है। बी विकल्प सही है। 12वां प्रश्न, शरद जोशी किस विधा के लेखन में अधिक प्रसिद्ध हुए? तो ये व्यंग्य विधा में अधिक प्रसिद्ध हुए। 13वां प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियां पाठ का व्यंग किस पर है? राजनेताओं पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, ये दोनों ही सही हैं, और धार्मिक व्यवस्था पर या सभी पर? ये सभी पर है। तो 13वां प्रश्न का डी विकल्प सही है। 14वां प्रश्न, किसान को जीप में क्या रखने को कहा गया? हरा चना और सूखा चना। तो चना तो रखने का लिए कहा गया, बोला था हरे हरे चने रख दो जीप में। 15वां प्रश्न, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, यह किसका कथन है? देखिए ये महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ उसमें सेम प्रश्न आया है। तो ये कहा था बड़े अफसर ने। डी विकल्प सही है 15 का। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, महाभारत के किस अध्याय में राम कथा का वर्णन है? तो आरण्यक पर्व या वन पर्व में, जो महाभारत का वन पर्व है उसमें राम कथा का वर्णन है। 16 का सी विकल्प सही है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस कवि ने राम काव्य की रचना की है? मैथिली शरणगुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, दिनकर जी ने, कोई नहीं। तो ये मैथिली शरणगुप्त जी ने साकेत महाकाव्य लिखा है, वो राम कथा पर आधारित है। और इसका 9वां जो अध्याय है, 9वां सर्ग है उर्मिला का विरह वर्णन, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। एमए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है उसको। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में रचित पौम चरऊ की रचना किसने की है? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। स्वयंभू ने ये जो राम कथा लिखी है वो अपभ्रंश भाषा में लिखी है, इसलिए
स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कंब रामायण बहुत बार आया है। 19वां प्रश्न देखिए, कंब रामायण है किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है। 19 का सी विकल्प सही है। आसान सा प्रश्न है। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप भी शेयर करिए, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा उन तक वीडियो पहुंचाने का काम कीजिए। 20वां प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी। वाल्मीकि किसके रचयिता हैं? वो हैं रामायण के। केशवदास जी ने रामचंद्रिका लिखी है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? चिंतामणि है, काव्य में रहस्यवाद भी है, 11 वर्ष का समय भी है। तो ये सभी विकल्प आ जाएगा इसका। 21 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध क्या है? कविता क्या है? रस मीमांसा, ये तो आलोचनात्मक है। उत्साह या तुलसीदास, तो उत्साह इसका सही विकल्प है। 22 का सी। 23वां प्रश्न, उत्साह नामक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस ग्रंथ में संकलित है? तो ये चिंतामणि में संकलित है। ए विकल्प सही है। 24वां प्रश्न, रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? देखिए लम्ही में किसका जन्म हुआ? लम्ही में हुआ आपके प्रेमचंद का जन्म। चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। अगोना में रामचंद्र शुक्ल का हुआ। तो बिहार के सिमरिया में रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था। सी विकल्प इसका सही है। 25वां प्रश्न, रामधारी से दिनकर का संबंध किस काव्यधारा से है? तो ये है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से। 25 का ये विकल्प सही है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो इसमें रश्मि रथी है, उर्वशी भी है, भारत भारती नहीं है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बाकी कुरुक्षेत्र है। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 का सही विकल्प क्या होना चाहिए? भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल क्या है? तो ये है सांस्कृतिक एकता, रामधारी से दिनकर के अनुसार, चैप्टर के अनुसार। सी विकल्प सही है। 28वां प्रश्न, कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप का भाग कैसा दिखाई देता है? तो 28 का सही विकल्प है, ये दिखाई देता है प्रायद्वीप जैसा। ए विकल्प सही है। 29वां प्रश्न देखिए, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? बार बार रिपीट हुआ है। कालड़ी। कालड़ी कहाँ पर है? केरला में। ये तो मुझे लगता है अब आसान प्रश्न हो गया है। आप लोगों ने अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो इसमें से देखिए, अगर पुराने वीडियो आपने देखे होंगे तो आप बिल्कुल तय मानिए कि 50 में से 25 प्रश्न रिपीट हुए हैं। इनमें से ये भी एक प्रश्न है। 30वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। तो 30 का ए विकल्प सही है। 31वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने भारत में कितने मठों या पीठों की स्थापना की? तो 4 पीठों या मठों की स्थापना की। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा विस्तार में बताया इस बारे में। 32वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आदि शंकराचार्य की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है तत्व विवेक है। अगला प्रश्न है 33वां, तत्वमसी का अर्थ क्या है? तो तत्वमसी का जो अर्थ है वह तुम ही हो। सी वाला विकल्प इसका सही होगा। 34वां प्रश्न, ऐसे शब्द जो परस्पर समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समान अर्थ का जो बोध कराए वो पर्यायवाची समानार्थी। ए विकल्प सही है 34 का। 35वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनल को भी कहा जाता है अग्नि, वहनी भी होता है, पावक भी होता है, तिमिर नहीं होता। तिमिर यानी क्या होता है? अंधेरा होता है। तो 35 का सी विकल्प सही है। 36वां प्रश्न देखते हैं, उदार का विलोम क्या है? उदार यानी क्या होता है? उदार का जस्ट विलोम पूछा है, तो उदार का आ जाएगा आपका 36 का डी विकल्प। नहीं, ये ए विकल्प होगा, कृपण, क्योंकि विनीत जो है उदार से समानार्थी है। कृपण यानी क्या होता है? कृपण यानी होता है कंजूस, और उदार यानी जो दरिया दिल जिसे बोलते हैं, है ना। तो 36 का ए विकल्प सही होगा। 37वां प्रश्न, अमृत का विलोम क्या है? अमृत को क्या कहते हैं? सुधा। तो इसका विलोम पूछा है तो वो होगा विष। ठीक है, पय, सोम, सुधा ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, विलोम है विष।
37 का डी विकल्प सही है। 38वां प्रश्न, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अजर। बी विकल्प सही है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर अमर, अमर जो कभी मरे ना, इमोर्टल, है ना, बूढ़ा नहीं होने वाली बात है अजर। बी विकल्प सही है। 39वां प्रश्न, जीने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जीने की इच्छा के लिए होगा जिजीविषा। ए विकल्प इसका सही है। दो वर्णों के 40वां प्रश्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? इसे संधि कहते हैं, यह भी सभी जानते हैं। 40 का ये विकल्प सही है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो मैंने आपको संधि वाली वीडियो में दिया है, विस्तार से समझाया है। 5 इसके भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। 42वें प्रश्न पर चलते हैं। नद्दर्पण शब्द में कौन सी संधि है? नद्य दर्पण की बात हो रही है। नद्य धन अर्पण, नदी धन अर्पण, नद्यर्पण आधा हो जाए जब मैंने बताया उस वीडियो में, इसका मतलब है ये यण संधि है। अगला प्रश्न है 43वां, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो सुधन आगत, तो सुधन आगत किसमें है? वी विकल्प में है। सुधन आगत स्वागत। देखिए आप विद्यार्थियों, आप भी मुझे अपने जो एग्ज़ाम होता है उसका पीडीएफ या फ़ोटो भेज सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो मैंने टॉपिक वाइज फर्स्ट ईयर की वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। और ये तो कंपटीशन में आते ही है संधि वाला चैप्टर। 44, वागीश शब्द में संधि बताना है कौन सी है? तो वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईश, वाक धन ईश वागीश। ये बी विकल्प इसका सही होगा, व्यंजन संधि। 45वां प्रश्न, धर्म को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? बात पूछी गई है धर्म को साधारण भाषा में, सदाचरण, कर्तव्य, कर्म या न्याय। तो ये सभी आना चाहिए इसमें, क्योंकि दो तो ऑप्शन है ही। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, अहम ब्रह्मास्मि सूत्र का संबंध किससे है? तो अहम ब्रह्मास्मि का अद्वैतवाद से है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता है। आत्मा कह रही है मैं ही ब्रह्म हूँ, और ये शंकराचार्य ने इस सूत्र का सूत्रपात किया था, या उनका ये ब्रह्म वाक्य समझिए, अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैतवाद यही कहता है। अद्वैत यानी जिसमें दो का भाव ना हो, अद्वैत यानी जो एक ही है, यानी आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, भाषा के विविध रूपों में नहीं है बोली, विभाषा, भाषा, वर्ण नहीं है, वर्ण अलग चीज हो जाती है। बर्ट के अनुसार भाषा विहीन व्यक्ति बुद्धि विहीन होते हैं, भावहीन होते हैं। इसका सी विकल्प सही होगा, ए और बी। 49वां अंतिम दो प्रश्न देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया। तो देखिए उदारवादी बनाने की प्रक्रिया तो उदारीकरण ही है, ठीक है। और आर्थिक उदारीकरण भी अलग से आप कह सकते हो, विशदीकरण यानी लिबरलाइजेशन कह सकते हो उसको। तो इसका डी विकल्प सही होना चाहिए। ये कंफ्यूजिंग है, आप देख लीजिएगा। पहला विकल्प, इसके दो विकल्प तो ये सही हैं, तो डी विकल्प सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अब देखते हैं इसमें विश्वविद्यालय इस प्रश्न में क्या उत्तर देगा। आखिरी और अंतिम प्रश्न है, अवधारणा को समझा जाता है। अवधारणा को अर्थ की संज्ञानात्मक इकाई भी समझा जाता है, अमूर्त विचार भी, और मानसिक प्रतीक के तौर पर। तीनों बातें सही है। इसका अर्थ है कि 50 का आपका उपर्युक्त सभी डी विकल्प सही है। यहाँ पर ये 50 प्रश्न हो सकते हैं बहुत जल्दी। 50 प्रश्न पूरे हुए हिंदी के। इसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो आप मिला लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।